हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्लेगरिज्म। आखिरकार प्लेगरिज्म होता क्या है, प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर क्यों इसकी जरूरत पड़ी, किस लिए बनाए गए, ठीक है। चाहे यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSB, अन्य जितने भी एग्जाम्स हैं लाइब्रेरियन से रिलेटेड, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है आज के टाइम पर ये टॉपिक। और हर एक एग्जाम में आपसे ये टॉपिक दोस्तों पूछा जाता है, तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही मेरे साथियों, जो भी ऐसे विद्यार्थी यूजीसी 2026 दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं और जिन भी विद्यार्थियों को यहां पर 2026 के लिए सीरियस कैंडिडेट है और चाहते हैं कि उनका जेआरएफ नेट क्लियर हो, तो बीएसआई एकेडमी ने 2026 के लिए ऑलरेडी कोर्स बैच लॉन्च कर दिया गया है। अगर आपको बैच और कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो यहां पर दिए गए कॉन्टेक्ट पर जाके आप विजिट कर सकते हैं और बीएसआई एकेडमी के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। क्लियर? तो आज हम समझने जा रहे हैं कि प्लेगरिज्म क्या है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेगरिज्म की अगर हम बात करें तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेगरिज्म revolves around intellectual property rights, academic integrity and ethical standards in content creation, research and education। यानी कि जो साहित्यिक चोरी है, उस साहित्यिक चोरी की अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट है, वो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा अधिकार, शैक्षणिक ईमानदारी हो गया, और कंटेंट बनाने के लिए, रिसर्च के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक मानकों के इर्द गिर्द घूमती है। यानी कि कोई दूसरे व्यक्ति का अगर कोई आइडिया है, समझना, किसी दूसरे व्यक्ति का अगर कोई आइडिया है, किसी दूसरे व्यक्ति का अगर कोई आर्टिकल है, यदि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा की गई कोई रिसर्च है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी चीज पर कोई असाइनमेंट थीसिस लिखी हुई है, या उसके कंटेंट को बिना क्रेडिट दिए, उस कंटेंट को ध्यान से समझना, उसके कंटेंट को बिना क्रेडिट दिए बिना, उस कंटेंट को बिना क्रेडिट दिए बिना अपना बता देना, उस कंटेंट को बिना क्रेडिट दिए बिना अपना बता देना प्लेगरिज्म कहलाता है। अपना बता देना प्लेगरिज्म कहलाता है। क्लियर है? कोई डाउट? तो यहां पर समझ आ गया होगा। रियल लाइफ एग्जांपल समझना, जैसे किसी ने एक यूट्यूब वीडियो बनाई, आप उस वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपडेट कर दिया वैसा का वैसा, और कह रहे हो कि ये वीडियो मैंने बनाई, तो ये प्लेगरिज्म हुआ ना। कि इसी तरह क्या करते हैं दोस्तों, कई सारे जो ऑथर होते हैं, इसी तरह जो दोस्तों ऑथर होते हैं, ऑथर क्या करते हैं, ऑथर की बुक का कोई पैराग्राफ हो गया, या एज इट इज पैराग्राफ ले लो, या फिर कंप्लीट यहां पर उस ऑथर की बुक की कंप्लीट थीसिस कह लो, वो कंप्लीट अपनी बुक में लिख देना बिना रेफरेंस दिए, ये भी एक प्रकार का प्लेगरिज्म है। क्लियर? तो प्लेगरिज्म का आसान शब्दों में मतलब होता है यूजिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट। यानी कि बिना किसी रेफरेंस या बिना किसी के द्वारा दिया गया उसका कार्य यूज करना, उसको बिना क्रेडिट दिए बिना। यानी उसके आइडियाज हो गए, उसके रिसर्च हो सकते हैं, उसके द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आइडियाज आया, वो कॉपी कर लिया आपने, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई रिसर्च आई, वो लिख लिया, कोई इमेजेस आपने कॉपी कर ली एज इट इज, ठीक है, आपने कोई टेबल्स कॉपी कर ली एज इट इज, उसके बाद आपने कोई बुक्स कॉपी कर ली एज इट इज, आपने इसके अलावा कोई आर्टिकल्स हैं तो आर्टिकल्स भी कॉपी कर लिए, इसके साथ साथ आपने यहां पर थीसिस लिख लिए, आर्टिकल्स के अलावा आपने यहां पर थीसिस लिख लिए, थीसिस के अलावा आपने यहां पर जो वीडियोज होती हैं वो वीडियोज लिख ली। क्या क्या? कोई आइडियाज चोरी किए जा सकते हैं, किसी के द्वारा की गई रिसर्च चोरी की जा सकती है, बहुत सारी इमेजेस ऐसी हैं वो चोरी की जा सकती हैं।
टेबल्स हो गई, कोई टेबल्स बनाई किसी चीज पे, वो चोरी की जा सकती है। बुक्स, बुक्स के अंदर जो पैराग्राफ्स हैं, किसी के द्वारा कोई आर्टिकल्स लिखे गए, कोई थीसिस लिखी गई है, वीडियोस हैं, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। ये समस्त चीजें किसमें आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। और यहां पर हम यही लिख रहे हैं कि यूजिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क, किसी का जो खुद का क्रिएशन किया गया वर्क है, उसको बिना उसकी अनुमति के या बिना उसके रेफरेंस दिए बिना चोरी कर लेना, हमें यहां पर प्लेगरिज्म कहते हैं। यानी कि इन्हें बिना परमिशन के साइटेशन देके यूज करना ही प्लेगरिज्म है। अब जस्ट एज फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जैसे भौतिक संपत्ति में कार और लैंड, तो आपके पास अगर गाड़ी है तो उसका कोई मालिक होगा, आपने जब गाड़ी खरीदी होगी तो उसका कोई मालिक होगा डेफिनेटली, क्लियर। दूसरा, इसके अलावा यहां पर गाड़ी खरीदी है, जमीन खरीदी है, उसका भी कोई मालिक होगा। उसी तरीके से बौद्धिक संपदा का मतलब है कि जितने भी आइडियाज इंसान के व्यक्ति के भीतर आ रहे हैं, जो भी रिटर्न वर्ड्स व्यक्ति के भीतर आ रहे हैं, जो भी रिसर्च डेटा है एंड आर्टिस्टिक साइटेशन से जो भी कलात्मक रचना है, उनको बनाने वाली जो भी होती है, उनकी बिना परमिशन के या बिना एक्नॉलेज किए उनको इस्तेमाल करना। फिजिकल प्रॉपर्टी में हाउस हो गया, कार हो जाती है, मोबाइल हो जाता है, क्लियर, सबको पता है। फिजिकल पर और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, कुछ ऑप्शन जो डेली यूज में आप लोग भी देख रहे हो, हाउस, कार, बाइक, मोबाइल। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आइडियाज, बुक्स, रिसर्च पेपर्स, आइडियाज, बुक्स, रिसर्च पेपर्स। सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा का ऐसा एज इट इज कॉपी कर लिया, उसके अंदर म्यूजिक भी हो जाएगा। किसी के द्वारा बनाई गई पेंटिंग, किसी ने कोई क्रिएशन करा अपने माइंड से, आपने उसकी पेंटिंग को एग्जैक्ट कॉपी कर लिया, ये भी हो जाएगा। जैसे किसी घर का कोई एक पूरा का पूरा नक्शा चोरी कर लिया, ऐसे ही किसी की रिसर्च चोरी कर ली, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, यह एक प्रकार की इंटेलेक्चुअल थेफ्ट मानी जाती है। और इसी इंटेलेक्चुअल थेफ्ट को हम लोग प्लेगरिज्म नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एकेडमिक एंड प्रोफेशनल ऑनेस्टी क्या बनती है, व्हेन यू प्रेजेंट अ पेपर, आर्टिकल, बुक और वीडियो, देयर इज एन इम्प्लिसिट assumption that the work is original, taking credit for someone else's efforts deceives readers, evaluators and the public। यानी कि जब भी आप कोई पेपर, लेख, किताब या वीडियो पेश करते हैं, तो यह मान लिया जाता है कि यह आपके द्वारा बनाया गया या आपके द्वारा क्रिएट किया गया ओरिजिनल है, और किसी और की मेहनत का श्रेय खुद से लेना उस पाठक, मूल्यांकन करने वाले और उस जनता को जिसको आप ये सब डिलीवर कर रहे हो, हर एक चीज को धोखा देना होता है। तो जब भी हम एकेडमिक एंड प्रोफेशनल ऑनेस्टी में जाते हैं, तो उसमें रिसर्च का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कैसे, कि जब भी कोई थीसिस सबमिट करता है, तो यूनिवर्सिटी जो है वो ये मानकर चलती है यह आपके द्वारा किया गया एक प्रकार का मौलिक या एक प्रकार का ओरिजिनल वर्क है। अब अगर ये कॉपीड निकला, अगर ये आपने किसी के द्वारा चुराया गया है, तो रिसर्चर इसे डिसऑनेस्ट माना जाता है। और इसके प्लेगरिज्म लॉ में अलग अलग तरीका, ये कितना परसेंट कॉपी करने पे आपको थीसिस रिजेक्ट होती है, कितने परसेंट कॉपी करने पे आपको कॉलेज से डीबार कर दिया जाता है, तो इसका अलग मूल्यांकन है। वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक और वीडियो में बताया हुआ है। इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर पेड जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, उसमें बहुत डिटेल में ये चीज बताई गई है। अब इसके साथ साथ व्हाट इज द पर्पस ऑफ एड्रेसिंग प्लेगरिज्म, एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि जो साहित्यिक चोरी है, जो प्लेगरिज्म है, उससे निपटने का मकसद आखिरकार क्या है। तो प्लेगरिज्म रूल्स एंड डिटेक्शन सिस्टम आर नॉट डिजाइंड टू रेस्ट्रिक्ट राइटिंग, बट रेदर टू प्रोटेक्ट ओरिजिनल आइडियाज एंड फॉस्टर जेन्युइन लर्निंग। यानी कि जितने भी जो साहित्यिक चोरी है, जो प्लेगरिज्म आप करते हो, उनसे जुड़े जितने भी रूल्स हैं और उनको पता लगाने वाले जो सिस्टम है, यानी कि डिटेक्शन सिस्टम है, उन पर रोक लगाने के लिए नहीं होते कभी भी। जबकि उन सिस्टम्स को, उन डिटेक्शन सिस्टम को और उन रूल्स को
इसलिए यहां पर बनाया गया है कि जितने भी यहां पर जो जितने भी इंटेलेक्चुअल वर्क्स हैं, उन इंटेलेक्चुअल वर्क्स को सही तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उन आइडियाज को सही तरीके से दिया जा सके और उन्हें सीखने सिखाने को आगे बढ़ावा देने के लिए बनाया जा सके। इसलिए यहां पर साहित्यिक चोरी पकड़ने का जो मेन पर्पस और जो मेन एड्रेस होता है वो यहां पर इसलिए इसको काउंट यहां पर किया जाता है। क्लियर है? समझ आ गया? अब यहां पर प्लेगरिज्म से बचना क्यों जरूरी है, क्यों इसके लिए ऑब्जेक्टिव या पर्पस बनाया गया, ये भी बहुत जरूरी है। तो एग्जाम में यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन नंबर 1 है प्रमोटिंग ओरिजिनलिटी। आखिरकार ये प्रमोटिंग ओरिजिनलिटी है क्या? कि जो ओरिजिनलिटी है, जो यहां पर ओरिजिनलिटी है, उस ओरिजिनलिटी को बढ़ावा दे देना। एग्जाम में हमेशा डायरेक्ट पूछा है, इट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू थिंक क्रिटिकली, इनोवेट एंड कंट्रीब्यूट न्यू नॉलेज टू देयर फील्ड। यानी कि यह जो लोगों को गहराई से सोचने के लिए, नई चीजें बनाने और अपने अपने रिसर्च में एरियाज में नया चीजें जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहां पर स्टूडेंट खुद सोचेगा, अगर ये चीजें नहीं हो तो हम डायरेक्ट हर एक चीज में कॉपी करके अपना काम चलाता नहीं। ठीक है, हम लोग कॉपी करके सारी चीज चलाते रहे, लेकिन यहां पर सबसे पहले क्या आ रहा है कि स्टूडेंट, जब हम इन चीजों को यहां पर रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे तो स्टूडेंट खुद सोचेगा कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। स्टूडेंट खुद सोचेगा, साथ में गहराई से सोचेगा, वो खुद रिसर्च करेगा, न्यू नॉलेज क्रिएट करेगा, है ना। चलो और आगे आ जाते हैं। यहां पर गिविंग क्रेडिट टू ऑथर्स, यानी कि इट एंश्योर्स दैट रिसर्चर, राइटर्स एंड क्रिएटर रिसीव द रिकॉग्निशन दे डिजर्व फॉर देयर हार्ड वर्क। भाई आखिरकार जिसने मेहनत की है, जिस व्यक्ति ने मेहनत की है, उसको कम से कम उस चीज का रिकॉग्निशन तो मिले, उस चीज का उसको रिकॉग्निशन या पहचान तो मिले। आप खुद सोचो, अगर आप किसी काम को कर रहे हो और किसी काम को करने के बाद जब आपको उसकी पहचान ही ना मिले तो आपको कैसा लगेगा। तो जिसने मेहनत की उसको रिकॉग्निशन मिलना जरूरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहां पर मेंटेनिंग क्वालिटी एंड रिसर्च ट्रस्ट, कि जो भी विद्यार्थी यहां पर अपनी गहराई से, अपनी सोच समझ से यहां पर चीजें करते हैं तो रिसर्च जो है, उस रिसर्च की क्वालिटी मेंटेन होती है। उस रिसर्च के अंदर उस रिसर्च की क्वालिटी मेंटेन होती है, साथ साथ में उस पर यहां पर ट्रस्ट भी बनाया जा सकता है, उस पर ट्रस्ट भी रखा जा सकता है। कैसे? तो यहां पर आखिरकार ऑथेंटिक सोर्सेज यूज होंगे। जब भी यहां पर यह काम किया जा रहा है तो यहां पर क्या होगा, जो भी सोर्सेज यूज किए जा रहे हैं तो ऑथेंटिक सोर्सेज यूज होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑथेंटिक सोर्सेज यूज होंगे। क्लियर है? जब ऑथेंटिक सोर्स यूज होंगे तो जो आपकी रिसर्च है, जो स्टूडेंट के द्वारा यहां पर रिसर्च की गई है, आप खुद बताओ वो रिसर्च रिलायबल होगी या नहीं होगी। तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट यहां पर रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च भी रिलायबल होगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंटिंग कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, यानी कि कॉपीराइट वायलेशन जो है उससे बचना। लीगल प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, कोर्ट केस नहीं होता है। इट हेल्प्स राइटर्स ऑपरेट विद इन लीगल फ्रेमवर्क एंड अवॉइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। लीगल प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कोर्ट केस नहीं होगा। जब लीगल फ्रेमवर्क में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोर्ट केस नहीं होगा, तो यहां पर आपके द्वारा जो भी की गई रिसर्च है वो रिसर्च एथिकल रहेगी, वो यहां पर रिसर्च एथिकल रहेगी। क्लियर है? तो प्रिवेंटिंग कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट उल्लंघन को रोकना भी यहां पर बहुत जरूरी होता है। अब एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म इज नॉट लिमिटेड टू सिंपल कॉपी पेस्टिंग, इट मैनिफेस्ट इन सेवरल टाइम। जो साहित्यिक चोरी है, ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है आपके यूजीसी नेट का। जो साहित्यिक चोरी है वो केवल और केवल कॉपी पेस्ट करने तक सीमित नहीं होती कभी भी। यह कई रूपों में, हर एक अलग अलग तरीकों में सामने आती है। जैसे सबसे पहला है डायरेक्ट प्लेगरिज्म,
यानी कि सीधी साहित्यिक चोरी। कॉपिंग समवन एल्स टेक्स्ट वर्ड फॉर वर्ड विदाउट कोटेशन मार्क और एट्रीब्यूशन, यानी कि सबसे पहले तो आपने वर्ड बाय वर्ड कॉपी कर लिया, आपने जो है वर्ड बाय वर्ड चीजों में कॉपी कर लिया, नंबर 1। सेकंड, नो कोटेशन, नो कोटेशन, ठीक है। थर्ड, यहां पर नो साइटेशन, आपने वर्ड बाय वर्ड ही हर एक चीज कॉपी कर लिया। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ एजुकेशन, ये किसी ने कोट लिखा, सबको पता है ये कोट किस कमीशन में किसके द्वारा लिखा गया था। एक ओरिजिनल कोट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट यहां पर उतार दिया मैंने भी सेम कि लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ एजुकेशन, तो ये बिल्कुल सेम है, डायरेक्ट प्लेगरिज्म है। नेक्स्ट आ जाए पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म, यानी कि पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म में क्या होता है, वर्ड चेंज कर देते हैं। यहां पर आप किसी चीज को वर्ड्स चेंज कर देते हो, वर्ड्स चेंज कर दिया लेकिन उसका जो मीनिंग है वो मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। वर्ड्स चेंज कर दिया, मीनिंग सेम है, साइटेशन जो होता है साइटेशन नहीं दिया गया, साइटेशन नहीं दिया गया है। तो पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म क्या है कि लाइब्रेरी प्लेज, फिर से एग्जांपल लिखते हैं पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म का, कि लाइब्रेरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन। आप लोग लिखना, यहां पर इस चीज को लिख लेना कि लाइब्रेरी, यहां पर जगह नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं कि लाइब्रेरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन, ये लिख दिया। नेक्स्ट आपने लिख लिया लाइब्रेरी आर एसेंशियल फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, तो आपने क्या करा, वर्ड चेंज कर दिया, मीनिंग सेम है, साइटेशन नहीं दिया, प्लेगरिज्म है, पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म, जंबलिंग कर दी। थर्ड है सेल्फ प्लेगरिज्म। सेल्फ प्लेगरिज्म क्या होता है, कोई भाई अपनी पुरानी थीसिस है या असाइनमेंट है, दोबारा सबमिट कर दी, स्टूडेंट सोचते हैं अपना ही वर्क है, लेकिन यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से ये भी प्लेगरिज्म माना जाता है कि रीयूजिंग योर ओन प्रीवियसली पब्लिश्ड पेपर, असाइनमेंट और रिसर्च इन न्यू कॉन्टेक्स्ट विदाउट प्रॉपर परमिशन और एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं पैचवर्क मोज़ेक प्लेगरिज्म। क्या होता है पैचवर्क मोज़ेक प्लेगरिज्म, जो है इंटरवेविंग फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड sentences from various sources into a single paragraph without proper citation, यानी कि उचित संदर्भ साइटेशन दिए बिना अलग अलग स्रोतों से वाक्यांशों, उपवाक्य और वाक्य को मिलाकर एक पैराग्राफ बनाना। डिफरेंट वेबसाइट से, जैसे कि 2 लाइन हो गया, डिफरेंट वेबसाइट से 3 लाइन हो गया, डिफरेंट वेबसाइट से 5 लाइन हो गया, ये चीज करना पैचवर्क मोज़ेक। उठाकर इसका एक पूरा पैराग्राफ बना दिया, साइटेशन नहीं दिया, यह एक प्रकार का मोज़ेक प्लेगरिज्म माना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म, अनजाने में हुई साहित्यिक चोरी। यहां पर किया हुआ वर्क जो है कभी भी इंटेंशनल नहीं होता, ध्यान रखना। यहां पर जो भी आप वर्क कर रहे हो वो कभी भी इंटेंशनल नहीं होगा, वो कभी भी इंटेंशनल नहीं होगा। गलती से आप बोलोगे इसका जो साइटेशन है, गलती से यहां पर जो इसका साइटेशन है वो मिस हो गया है, या फिर आप लोगों ने रिफरेंस है वो रिफरेंस गलत लिख दिया, या फिर आप लोग यहां पर कोटेशन मार्क्स ही भूल गए, इसलिए इसे एक्सीडेंटल यहां पर कहते हैं। तो ये होता है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। अब हाउ प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर वर्क, आखिरकार ये प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे काम करते हैं। कई सारे इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, टर्निटिन है, उरकुंड है, ठीक है। अब ये सबसे पहले क्या करते हैं, इंडेक्सिंग एंड डेटाबेस एक्सेस, यानी कि एक सॉफ्टवेयर में अरबों पेज पब्लिश हुए एकेडमिक जर्नल, टेक्स्ट बुक पहले जमा किए गए। इन छात्रों के पास पेपर वाला एक विशाल डेटाबेस है, इनके पास खूब सारी बुक्स हैं, ठीक है। इन लोगों के पास खूब सारी बुक्स हो जाती हैं, खूब सारे इन लोगों के पास जर्नल्स होते हैं, खूब सारी इन लोगों के पास वेबसाइट्स होती हैं, खूब सारे इन लोगों के पास रिसर्च पेपर्स होते हैं।
क्लियर, कई सारी चीजें होती हैं। तो सॉफ्टवेयर के पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, स्टूडेंट असाइनमेंट होते हैं, सब स्टोर कर लेते हैं, तो इंडेक्सिंग और डेटाबेस के द्वारा यहां पर पहचान लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेक्स्ट मैचिंग एल्गोरिदम। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर किन चीजों से कंपेयर करता है? सेंटेंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू, मीनिंग के थ्रू, कुछ सीमेंटिक पैटर्न के थ्रू, जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट मैचिंग एल्गोरिदम। पहला क्या था? इंडेक्सिंग एंड डेटाबेस एक्सेस। नेक्स्ट है जनरेटिंग अ सिमिलरिटी रिपोर्ट। कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, आप एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर डालो तो आप देखोगे यहां पर कि सॉफ्टवेयर एक परसेंटेज दे रहा है कि यहां पर जो वर्क है वो किया गया कितना सिमिलर है, 15%, 20%, 35%। तो ये जो एक प्रकार का प्लेगरिज्म परसेंटेज होता है। अगर यहां पर सिमिलरिटी परसेंटेज होता है तो इंपोर्टेंट डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर सोर्स हाईलाइटिंग। ठीक है, हाँ एक और चीज यहां पर जो सिमिलरिटी रिपोर्ट में रेफरेंस, टाइटल, कॉमन डेफिनेशन, आपने बहुत सारी चीजें अलग अलग ली, लेकिन यहां पर रेफरेंसेस में कुछ सिमिलरिटी आ रही है, टाइटल के अंदर कुछ सिमिलरिटी आ रही है, जो कॉमन डेफिनेशन है उसमें सिमिलरिटी आ रही है। तो जो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर होते हैं वो यहां पर डिटेक्ट करके बता देते हैं कि इन चीजों में इतनी सिमिलरिटी यहां पर देखी गई है। नेक्स्ट आता है सोर्स हाईलाइटिंग। सॉफ्टवेयर बता देता है कि कौन सी लाइन किस वेबसाइट से, किस बुक से या किस जर्नल से यहां पर मैच हो रही है। क्लियर है? अब चलो यहां पर इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों ऑथेंटिकेट, आ गया जहां पर यहां पर डायरेक्ट टर्निटिन भी है, हालांकि सारे समझेंगे अपन लोग। चलो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है यहां पर ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, यानी कि साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। 2004 में ये आया गया था। जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी पब्लिशर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सभी इसका यूज करते हैं। टर्निटिन कंपनी ने इसको लॉन्च किया था, डिटेक्ट प्लेगरिज्म इन रिसर्च पेपर, थीसिस, जर्नल्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं मैकफी। मैकफी क्या है दोस्तों? मैकफी भी एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता। इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग कंप्यूटर में वायरस, मॉलवेयर, स्पाईवेयर क्या है उसका पता लगाने के लिए यहां पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है उरकुंड। उरकुंड भी एक प्रकार का प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। उरकुंड यहां पर 2000 में आया था। ठीक है, उरकुंड जो है एबी स्वीडन यहां पर उनके द्वारा लाया गया था। यूनिवर्सिटीज और जितने भी कॉलेजेस हैं वो उरकुंड का यहां पर यूज करते हैं, और यूजीसी रिकमेंड सॉफ्टवेयर था ये इंडिया में। क्विक हील आप सभी लोगों को पता है, ये भी एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अब कुछ सॉफ्टवेयर दोस्तों यहां पर आप लोग और भी लिख लो जो यहां पर आई थिंक मिस हो गए, मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूं, आप लोग लिख सकते हो, आसान है, स्पेस अपने पास यहां पर काफी है तो अपन लोग लिख लेते हैं। आई थिंक जो थोड़ा बहुत कुछ एडिटर से मिस हो गया कोई बात नहीं। सबसे पहला एक और इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर दोस्तों आप लिखो यहां पर टर्निटिन। यहां पर लिखोगे आप टर्निटिन। टर्निटिन का जो लॉन्च ईयर है, टर्निटिन कब आया? 1997 में टर्निटिन आया था। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? लिखते चलना, टर्निटिन 1997 में आया। सॉरी, इसको डेवलप किया था यहां पर आई पैराडिग्म्स के द्वारा, इसको यहां पर डेवलप किया गया था। बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर था, यूनिवर्सिटीज में इसका यूज किया जाता था। दूसरा लिखो दोस्तों यहां पर सेफ असाइन। सेफ असाइन, सेफ असाइन जो है 2000 में आया था। ठीक है, किसके द्वारा आया गया था? तो ब्लैकबोर्ड इंक के द्वारा, ब्लैकबोर्ड इंक के द्वारा यह सॉफ्टवेयर आया था। ब्लैकबोर्ड जो है एलएमएस के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड माना जाता है। ऑथेंटिकेट पढ़ लिया यहां पर। एक और लिख लो यहां पर प्लेग स्कैन। ये सारे सॉफ्टवेयर और लिख लो, छोटे छोटे हैं। प्लेग स्कैन, प्लेग स्कैन क्या करता है? प्लेग स्कैन यहां पर 2009 में आया था। और जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो है, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में प्लेग स्कैन यूज होता है। उरकुंड अब लोगों ने पढ़ी लिया बहुत अच्छे से। एक और दोस्तों ग्रामरली प्लेगरिज्म चेकर होता है। कौन सा चेकर होता है? ग्रामरली।
आप लोग MS वर्ड वगैरह यूज करते हो तो आप लोगों को मिल जाएगा, मेरे को तो हमेशा आप लोग कंटेंट बनाते में आता रहता है। ग्रामरली प्लेगरिज्म चेकर, ग्रामरली प्लेगरिज्म चेकर कब हुआ था? 2009 में। ये दोनों चेक करता है, एक तो ये ग्रामर भी चेक करता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक, साथ में ये प्लेगरिज्म भी चेक करता है। क्लियर? काफी है, एक और लिख लो चलो, कॉपी स्पेस। 5th नंबर पे कॉपी स्पेस। कॉपी स्पेस कब लॉन्च किया गया आपका? कॉपी स्पेस लॉन्च किया गया था आप लोगों का 2004 में। जो कॉपी स्पेस है यह एक प्रकार का वेबसाइट प्लेगरिज्म चेक करता है। वेबसाइट प्लेगरिज्म चेक करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है, यहां पर लिख लो डुप्ली चेकर। यहां पर लिख लो डुप्ली चेकर। डुप्ली चेकर लॉन्च कब किया गया था? डुप्ली चेकर 2011 में लॉन्च किया गया था, और यह एक प्रकार का फ्री ऑनलाइन प्लेगरिज्म चेकर है। फ्री ऑनलाइन प्लेगरिज्म चेकर है। कौन सा? डुप्ली चेकर। चलो एक और लिख लो, एक और है यहां पर ड्रिलबिट। ये पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। ड्रिलबिट जो है ये इंडिया का एक प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है। यह इंडिया का प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है। यह कब लॉन्च किया गया था? तो यह 2015 में लॉन्च किया गया था। क्लियर है? मुझे लगता है यहां पर बहुत सारे प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को यहां पर कंप्लीट करा दिए। कोई खील आप लोगों को सबको पता है, सबने यहां पर यूज किए गए हैं। हालांकि ये काफी सारे जो मैंने आप लोगों को यूज कराया मैं खुद ही भूल गया, पूरी टेबल फॉर्म में आप लोगों को दिए गए। चाहे टर्निटिन हो गया, किसने लॉन्च किया, 1997 में, डेवलपर कंपनी क्या है, क्या काम करता है, सेफ असाइन हमने लिखा था 2000 में, ब्लैक बोर्ड इंक किस कंपनी के द्वारा। अच्छा, मैंने ये सब लोगों आपको टेबल फॉर्म में दे दिए ताकि आप लोगों को यहीं पर एक जगह ही मिल जाए। ठीक है, बस एक सेकेंड। ऑथेंटिकेट हो गया, 2004 में आया। प्लेग स्कैन 2009 में। ये सारे के सारे जितने भी मैंने आप लोगों को ऊपर लिखा है ना, लो ये सारे लिखे हुए हैं। ड्रिल बैकर, डुप्ली चेकर, सारे के सारे मैंने ऑलरेडी यहां पर आपको एक टेबल फॉर्म में बना के दे रखे हैं। मुझे लगा शायद ये मिस हो गया, लेकिन ये टेबल फॉर्म में मैंने इसको नए तरीके से आप लोगों को दे रखे। तो ये टेबल एक इतनी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, यहाँ पर सारे की सारे जितने भी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर हैं एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, आपको एक ही फॉर्म में मिल जाए, 10 दिन पहले चिपका लेना, पूरे देखते रहोगे तब भी याद हो जाएंगे। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, याद यहां पर सॉल्व कर लेते हैं कि टर्निटिन प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर वाज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुआ था? 1997 में लॉन्च हुआ था, अभी अभी हमने पढ़ा। उरकुंड का विकास कब किया गया था? तो उरकुंड का विकास दोस्तों यहां पर 2000 में किया गया था। ऑथेंटिकेट कब आया? तो ऑथेंटिकेट 2004 में आया। यहां पे ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे तो आपके ईयर से पूछे जा सकते हैं। ड्रिलबिट प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर 2015 में लॉन्च किया, ये इंडियन प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो गया, हो सकता है ये भी पूछ ले। यह जो है इंडियन प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है। और आगे आ जाते हैं। सेफ असाइन प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। जो सेफ असाइन है, सेफ असाइन साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला जो उपकरण है वो कब पेश किया गया? तो इसे यहां पर 2000 में पेश किया गया था। ठीक है। प्लेग स्कैन कब लॉन्च सॉरी प्लेग स्कैन कब लॉन्च किया गया? तो प्लेग स्कैन जो है वो 2009 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। कॉपी स्पेस कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो कॉपी स्पेस जो है वो 2004 में लॉन्च किया गया था। क्लियर? यहां पर साहित्यिक क्रम बता दिए, तो हमें वैसे भी याद करना है। टर्निटिन 1997 है, उरकुंड 2000 है, ऑथेंटिकेट 2004 है, ड्रिलबिट 2015 है। इस आधार पे आप लोग जमा लो। क्लियर है? तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करा है, प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। साथ में जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट 2026 का बैच लेना चाहते हो तो बीएसआई एकेडमी ने ऑलरेडी बैच लॉन्च कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग अपडेटेड कंटेंट पढ़ रहे हैं। क्लासेस कंटेंट आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेगा। तो देर किस बात की, अगर कोई क्वेरी है कोर्स रिलेटेड तो दिए गए कॉन्टैक्ट पर जाके बात कर सकते हैं। आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।